वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसके सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक में से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से पूछा जाएगा बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, किस टाइप की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इस तरीके से रेडिकल रिएक्शन। और कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जैसे कार्बोकटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, एराइन एंड नाइट्रीन्स। ये वो मेजर पार्ट है जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वो मेजर पार्ट है जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, एक ये। ठीक है। अच्छा, असाइनिंग फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट्स एंड अदर आयनिक स्पीसीज, इसके ऊपर एमसीक्यू हमने इस वीडियो में नहीं रखा है क्योंकि हमने थ्योरेटिकल वीडियो अपलोड किया हुआ है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का जो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो जो सब्जेक्टिव वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो ये वाला एमसीक्यू हो जाएगा। मैंने वहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है। तो ये मेजर पार्ट है जो इस चैप्टर से आने के चांसेस हैं। आपको तैयारी तो पूरे की करनी होती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शंस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन आर व्हाट टाइप इन नेचर, यानी कि जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है उसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो किस तरह की होती है नेचर में, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक और नन और बोथ, यानी दोनों टाइप की या फिर कुछ भी नहीं। तो देखिए जो इसकी रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है। जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, यानी कि आप कोई भी रिएक्शन उससे कराएंगे तो एक ही प्रोडक्ट आता है। ठीक है। आपको थोड़ा सा स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शंस का थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम ट्रिपलेट कार्बिन लेते हैं तो उससे दो तरह के प्रोडक्ट आ जाते हैं। अगर हम किसी डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कराते हैं एल्कीन पे, तो उससे सिस प्रोडक्ट भी बन जाता है और ट्रांस भी बन जाता है। ठीक है। तो उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टीरियो सेलेक्टिव। आपके रेफरेंस के लिए एक मैंने पिक्चर डाला हुआ है, इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए सिंगलेट जो कार्बिन है वो कंसर्न रिएक्शन देता है और एक ही प्रोडक्ट आता है स्टीरियो स्पेसिफिक, जबकि ट्रिपलेट में दो तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, एक ये और एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज ड्यू टू। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से, बिल्कुल ही जरूरी होता है। डबल बॉन्ड की वजह से, ये भी जरूरी है। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, ये भी जरूरी है। आप सब्जेक्टिव वीडियो अगर देख लेंगे एक बार तो आपके लिए ये एमसीक्यू डिस्कस सॉल्व करने काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो एमसीक्यू वीडियो देखने से पहले आप वो सब्जेक्टिव वीडियो जरूर देख लें, जो कि जो प्लेलिस्ट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें ये वीडियो अवेलेबल है। ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 5 पे क्लिक करेंगे तो इसका जो सब्जेक्टिव वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए ये सभी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ विच एटम और ग्रुप इज टेकन एज जीरो टू कंपेयर विद इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अदर एटम। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमेशा हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। ठीक है। इसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं। ये सब इसका आंसर नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा है जो कार्बन का सोर्स नहीं है? लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कैल्साइट और हेमेटाइट। हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही है और चार गलत हैं। आपको अच्छे से याद होगा, मेटलर्जी का एक चैप्टर पढ़ा था हमने 12th क्लास में, 11th में या 12th में पढ़ा है, जिसमें हेमेटाइट लिखा हुआ कि ये आयरन का सोर्स होता है। ठीक है। Fe जिसे हम कहते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। बाकी तीनों आंसर इसके गलत हैं। जो ये है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है? ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ये एक डबल बॉन्ड इधर है, दो डबल बॉन्ड है इसमें, और ये एल्कीन है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है sp, हाइब्रिडाइज। ठीक है। इनमें से sp कौन सा है? बी। क्योंकि जो इसका H है, ये H देने के बाद यहाँ पे जो C नेगेटिव आता है ये इजीली अटेंड कर लेता है इसे। ठीक है। H पॉजिटिव बहुत इजीली देता है और ये सिंगल बॉन्ड इस पर इजीली अटेंड हो जाता है, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड इज, देखिए जो CO होता है CO, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कार्बन ऑक्सीजन दोनों की 2 होती है, प्लस माइनस। कार्बन के लिए देख रहे हैं तो ये +2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस इज, इनमें से ड्राई आइस कौन सी होती है? आइस क्यूब को कहते हैं ड्राई आइस, नेवर। सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं ड्राई आइस। ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है बेसिकली, केमिस्ट्री का कम लगता है, जीके का ज़्यादा लगता है। सॉलिड है केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। देखिए ड्राई आइस ऐसी होती है, आपने मूवीज वगैरह में पुरानी देखा होगा, जब डांस वगैरह करते हैं तो नीचे एक धुआं धुआं सा चल होता है, तो वो ड्राई आइस की वजह से होता है। ये डेंस होता है काफी, इसलिए ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज नॉट करेक्ट, इनमें से बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल हैव फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। The different resonating structure differ in arrangements of electron. None of the individual resonating structure explain the various characteristics of molecule, or the hybrid structure have equal contribution from all resonating structure. Statement regarding concept is not correct. इसका आंसर होगा the hybrid structure have equal contribution from all resonating structure. Next, the valency of sulfate radical is equal to the valency of dash radical. Phosphate, hydrogen phosphate, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और फॉस्फाइड। द वैलेंसी ऑफ सल्फेट रेडिकल, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप शोज प्लस आर इफेक्ट, इनमें से कौन सा है जो प्लस आर इफेक्ट शो करता है? CHO नहीं करता, CN नहीं करता, CO भी नहीं करता, NR2 करता है प्लस आर इफेक्ट। Who has synthesized the organic compound urea for the first time? फर्स्ट टाइम किसने सिंथेसाइज किया था यूरिया? इसका आंसर है फ्रेडरिच होलर, इन्होंने ही इनोवेट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? CH की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है इन कंपेयर टू CO, CC एंड CN। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इनमें से कौन सा है जो टेम्परेरी इफेक्ट है? तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, बाकी सब परमानेंट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट होता है, ये भी परमानेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? देखिए एसिटिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है, अगर जो ये एसिटिक एसिड होता है वो होता है CH3COOH, ठीक है, ये वीक एसिड होता है, हम इसे वीक एसिड में काउंट करते हैं। और ये एसिड कब होगा? जब ये एक H+ आयन देगा और दूसरा एसिटेट आयन बनाएगा, H+ प्लस दूसरी तरफ बनेगा CH3COO नेगेटिव, ठीक है, ये बनता है इससे। लेकिन ये H+ जल्दी रिलीज नहीं करता है, इसलिए ये वीक एसिड होता है। लेकिन अगर इस एसिटेट आयन में या फिर एसिटिक एसिड में एक H की जगह हम सब्स्टिट्यूशन कर दें हैलाइड्स का, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोरीन का, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू दिस, और ये उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ लगा होगा। बेसिकली जो एसिटेट आयन बन रहा है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर कोई ग्रुप इसके साथ लगे जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर सके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने की कोशिश करेगा। और जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको कंज्यूम कर सकता है, इसलिए ये होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे वीकेस्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट ऑफ एल्काइल रेडिकल, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो ये होता है प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कार्बन, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन की
स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो सी इसका हमारा जो आंसर हमें पता है वो सी ऑप्शन दिया हुआ है। द सी सी बॉन्ड एनर्जी इज़ वेरी हाई, जिसकी वजह से इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रिपलेट कार्बन इज, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं? 2s+1 से निकाला जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाफ हाफ स्पिन के, तो इसका जो s हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हाफ प्लस हाफ 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 3। इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन। ए ही इसका करेक्ट आंसर है, हमें और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने अभी इसमें डिस्कस किया था फ्लोरीन वाले केस में, एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल में, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो डिस्प्लेस करता है, तो यही है उसका, जिसकी वजह से पोलराइजेशन होता है, दो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्रिएट होता है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं? आपको याद होगा सब्जेक्टिव वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन से करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? सिग्मा सी एच डोनेशन, जो सिग्मा सी एच है इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग में सबसे ज्यादा बेंजाइल होता है, फिर टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। द शेप ऑफ कार्बोकैटायन इज, कार्बोकैटायन का शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, एक प्लेन में रहता है। ठीक है, और ट्राइगोनल होता है ऐसे, 3 बॉन्ड होते हैं इसके, तो ऐसा होता है, और ये एक प्लेन में है। ठीक है, एक प्लेन का मतलब होता है ये आउटसाइड और बिलो द प्लेन नहीं होता। पिक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये तीनों जो ये एच हैं, ये तीनों एक प्लेन में हैं। जो ये है एम्प्टी ऑर्बिटल है, शेप में एम्प्टी ऑर्बिटल या फिर जो लोन पेयर होते हैं वो काउंट नहीं होते। नेक्स्ट, कार्बोनियम आयन आर द इंटरमीडिएट्स इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज कैरीड बाय द कार्बन एटम विद डैश इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसका आंसर होगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। The homolytic bond dissociation energy is inversely proportional to what? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ईज ऑफ फॉर्मेशन के, कितना इजीली प्रोडक्ट आपका बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल हैज द मैक्सिमम ईज ऑफ फॉर्मेशन। सबसे इजी कौन सा होता है? टर्सरी होता है, वो सबसे इजीली बनता है। अ न्यूक्लियोफाइल इज, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। ये एसिड होता है, ये भी एसिड होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता पेयर एक्स्ट्रा, इसके पास भी नहीं है। NH3 जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे हम पिरामिडल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो ये लोन पेयर होता है ये न्यूक्लियोफिलिक इसकी वजह से होता है। ये लोन पेयर हम किसी भी एसिड को दे सकते हैं इजीली, या अमोनिया दे सकता है, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो शायद लास्ट स्लाइड का ही अपोजिट क्वेश्चन है। ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से कौन सा स्पीसीज है जो पैरामैग्नेटिक होता है? कार्बोनियम आयन, कार्बेनियम, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्सरी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने सब्जेक्टिव वीडियो में, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं कम डिस्कस कर रहा हूँ। आप वो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा सब्जेक्टिव वाला, तो ये सब क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से 3 पेयर इलेक्ट्रॉन किस में होता है? कार्बोकैटायन में होता है। ठीक है, 3 पेयर होते हैं ना, उसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, और तो इस पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द गिवन कैटायंस द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल और नन ऑफ दिस। तो टर्सरी ब्यूटाइल होता है जो सबसे स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस। कार्बन क्लोरीन का जो हेट्रोलिसिस करते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है एक कटायन और एक अनायन बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक कटायन और एक अनायन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स हैव द कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड कार्बन एटम। किसमें होता है जो कंप्लीट ऑक्टेट होता है वो होता है कार्बेनियम आयन, यानी कि जो सी नेगेटिव होते हैं इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कंप्लीट ऑक्टेट रखता है कार्बन के चारों तरफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से बताना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो H2O नहीं होता, ये तो बिल्कुल नहीं होता, ये भी नहीं होता, SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, ये होता है ट्राइफिनाइल, यानी कि 3 बार फिनाइल ग्रुप लगे होंगे, और मिथाइल कैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से बताना है कौन सा कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो वो कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा जहां से जो ये डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो सके, या फिर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड हो। ए वाले में देखो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, लेकिन ये वाला शिफ्ट नहीं हो पाएगा। दूसरे वाले केस में ये अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जिसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यानी कि 2 बार मूवमेंट हो रहा है इसमें, और ये बाकी किसी में भी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। इनमें से लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का मतलब भी वही होता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, और इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होता तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये। ठीक है, इनमें अगर कंपेयर करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। इसमें से फिर बताना है कौन सा कैटायन मोस्ट स्टेबल है। इसमें वो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे जो ऑक्सीजन है ये OH ये अपने इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, पहले वाले केस में नहीं है ऐसा, दूसरे वाले केस में यहाँ दे सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, थर्ड वाले केस में, और ये जो लोन पेयर है यहाँ पे ये आ सकता है, जिसकी वजह से जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायन। ठीक है, तो आपको कार्बोकेटायन तो है ये बेंजाइल कार्बोकेटायन, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता होगा वही सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन रखता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रखता है OH NH2 CH3Cl। इसमें से NH2 है जो सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की, तो सबसे आगे हो जाएगा ये, यानी कि Q होना चाहिए सबसे आगे। तो 3 ऑप्शन में ये है, Q के बाद इसके बाद होगा OH और CH3Cl में से सबसे ज्यादा देगा OH, तो दूसरे नंबर पे होगा OH। तो ऐसा कितने ऑप्शन में है, ऐसा इन दोनों ऑप्शन में है। ये तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, पहले वाले A और B नहीं हो सकते अब, है ना। उसके बाद CH3 और Cl में होगा Cl नहीं, ये CH3 सबसे ज्यादा होगा। Cl तो हैलाइड आयन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो CH3 सबसे ज्यादा होगा। तो R होगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे हो जाएगा S, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब्जेक्टिव वीडियो जरूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।